नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आर्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे चिंतन, थिंकिंग। नाम से ही स्पष्ट है। हमने आप लोगों से बार बार ये बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी विषय को अगर आप अपने दैनिक जीवन से, अपने व्यवहार से, अपनी दिनचर्या से अगर उसको जोड़ करके, संबंध बना करके, कोरिलेशन करके अगर उसको समझेंगे तो वो आसान लगेगा, समझ में आएगा। कोई चीज़ कठिन नहीं होता है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। बस हमें उसको सोचने समझने का दृष्टिकोण, नज़रिया कैसा है, कैसे हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। वो अलग बात है कि किसी लोगों की भाई IQ अलग अलग होती है। अब जैसे आइंस्टीन की IQ आप देख लें, उनकी IQ अलग ही 140 के बाद ही लोग बताते हैं कि जीनियस है ना, लेकिन उनकी IQ 165 से अबव थी। तो भाई अलग अलग गॉड गिफ्टेड कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब जैसे सामान्य उसमें हमने बनाया था बुद्धि में, जो सामान्य लेवल होता है 90 से लेकर के 109 तक का जो होता है वो सामान्य लगभग 60% का होता है। तो सभी लोगों का अपना एक मीडियम स्तर के लोग होते हैं। हायर लेवल के कम होते हैं, लोअर लेवल के कम होते हैं, लेकिन मीडियम स्तर के लोग ज़्यादा होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का जो प्रयोग करते हैं, सृजनशील बच्चे कौन होते हैं, वो सामान्य वर्ग के ही होते हैं अधिक से अधिक। तो इस तरीके से चिंतन का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो चिंतन के बारे में जान लें हम लोग कि चिंतन क्या है। थिंकिंग, हम सोचते हैं किसी समस्या आने पर। समस्या आती है, ये भी ज़रूरी है कि समस्या आना है तो समस्या का समाधान भी होना है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग चिंतन के द्वारा होती है। तो इस तरीके से देखें चिंतन, चिंतन कहेंगे थिंकिंग। तो चिंतन, अब देखें चिंतन के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो बहुत सारी परिभाषाओं से कोई वो नहीं है, उसे आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो हमने देखा कि कुछ परिभाषाओं से जो प्रश्न बन कर के आए, तो उन परिभाषाओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और देख लेंगे। आप लोग जो आप लोगों के जो भी समझ में आएगा उसे याद कर लेंगे। लेकिन मैंने 3 परिभाषाओं को देखा, जो 3 परिभाषाएं बार बार कभी न कभी आती हैं। जैसे एक रॉस जो थे, रॉस ने कहा कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन क्या है? चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। इसको पक्ष भी कहीं कहीं रहता है, पहलू या पक्ष है ना, ठीक है। अब देखिए यहीं से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे किसने कहा कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो किसने कहा, यानी किसने कहा, किसने कहा, किसने ये परिभाषा दिया। किसने अगर शब्द आता है तो रास हो जाएगा, ठीक है। तो रास। और कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी, अगर कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, तो आपका हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। और कौन सा पक्ष है या कौन सा पहलू है ना, कौन सा पक्ष है, कौन सा पक्ष है चिंतन मानसिक प्रक्रिया का कौन सा पक्ष है, तो यह आपका ज्ञानात्मक। अच्छा, ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक भी कहते हैं, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक भी, इसको आप समझ लें, संज्ञानात्मक पक्ष या पहलू, ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन जाएगा, है।
तो इस तरीके से अब देखिए ज्ञान के 3 पक्ष होते हैं, कौन कौन? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो आपका थिंकिंग है वो आपका भावात्मक और क्रियात्मक से संबंधित नहीं होता है। जो आपका चिंतन है, चिंतन जो है भावात्मक और क्रियात्मक से संबंध नहीं रखता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखें, यही कई क्वेश्चन आपके बन गए कि चिंतन जो है केवल ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष या पहलू है और भावनात्मक और क्रियात्मक से संबंध इसका नहीं होता है। अगला था कोगन अगन हैगन, ये आपकी पहली डिफिनेशन थी जैसे, और दूसरा था कोगन हेगन। कोगन हेगन ने बताया था, इन्होंने बताया था कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिमा, संप्रत्यय, प्रतीक और विचारों का जोड़ तोड़ होता है। कोगन और हेगन ने बताया था। अब देखिए दो हैं, कोगन हेगन, दो लोग हैं। यहाँ जोड़ तोड़ से संबंधित अगर आ जाएगा तो आप, और प्रतिमा, संप्रत्यय, प्रतीक और विचारों का जोड़ तोड़ होता है। तो ये बताए थे। तीसरे थे ब्रूनो। कौन थे? ब्रूनो ने क्या बताया था? ब्रूनो ने बताया था कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, विचार, संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीकों का प्रतिनिधित्व होता है। तो यहाँ देखें ब्रूनो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें पूर्व अनुभव, विचार, संप्रत्यय और प्रतिमा और प्रतीकों का प्रतिनिधित्व होता है। अब यहाँ ब्रूनो जो कि पूर्व अनुभव, यहाँ थोड़ा सा अंतर हो गया। यहाँ जोड़ तोड़ से आप समझेंगे कोगन हेगन को, और यहाँ प्रतिनिधित्व शब्द अगर आ जाएगा, जैसे ये ट्रिक याद करने का, तो ये 3 परिभाषाएं मैंने देखा है। 3 परिभाषाएं कई बार पूछी गई थी, तो ये 3 परिभाषाएं आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है चिंतन की कुछ विशेषताएं हैं। अब चिंतन से ही समझ लें आप कि चिंतन होना भी जरूरी है। चिंतन का उद्भव कहाँ से होता है? समस्या से होता है। और चिंतन और समस्या का समाधान कहाँ से होता है?
चिंतन से होता है। मनुष्य ही एक ऐसा है जो चिंतन करता है। पशुओं में भी चिंतन होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चिंतन जो है मनुष्य करता है। और जो चिंतन की विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। चिंतन की विशेषताएं। तो चिंतन की विशेषताएं मुख्य रूप से आप देखें, चिंतन की विशेषताएं, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन एक भावनात्मक या क्रियात्मक प्रक्रिया नहीं है। चिंतन एक जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है। चिंतन एक लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया है। चिंतन मध्यस्थता की प्रक्रिया है। देखेंगे, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है। चिंतन में संश्लेषण और विश्लेषण होता है। चिंतन में पूर्व अनुभव के आधार पर स्मरण होता है। तो इस तरीके से ये चिंतन की विशेषताएं हैं। चिंतन के द्वारा जो है व्यक्ति अपने को समाज में संबंध स्थापित करता है, उसका मान सम्मान भी होता है, उसके नॉलेज बढ़ते हैं। तो इस तरीके से चिंतन की विशेषताएं में हम जानेंगे। पहला आपका यहाँ से देखते हैं। पहला चिंतन एक मतलब एक मानसिक प्रक्रिया है। आप समझ लें, मानसिक प्रक्रिया मतलब दिमाग से आप सोचेंगे, मन से सोचेंगे, है कि नहीं, मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? दूसरा ज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक पक्ष है। और तीसरा भावनात्मक या भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष नहीं है। चौथा ये पक्ष नहीं है कर लेंगे। और समस्या समाधान की प्रक्रिया है। किसने कहा था प्रक्रिया? विटेकर ने कहा था। किसने कहा था? विटेकर ने कहा था। पांचवा लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया है। किसने कहा था? विटेकर ने इसे भी कहा था। विटेकर ने कहा था लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया है। छठवां मध्यस्थता की प्रक्रिया है, यानी संबंध स्थापित की प्रक्रिया है। संबंध स्थापित की प्रक्रिया है। अगला है आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया है। अगला है संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया है। अगला है पूर्व अनुभव के आधार पर स्मृति या स्मरण की प्रक्रिया है। अगला है
चिंतन में आपके प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यय, डायग्राम, भाषा, प्रतिज्ञप्ति शामिल होते हैं। तो ये चिंतन की विशेषताएं हैं। नाम से ये स्पष्ट है, मानसिक प्रक्रिया है, सोचते हैं अपने ब्रेन से। अगला है ज्ञानात्मक, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से ही हम सोचते हैं। अगला है भावनात्मक, क्रियात्मक पक्ष नहीं है, इसमें भावना से कोई मतलब नहीं है, भाई चिंतन हम कर रहे हैं तो भावनात्मक से कोई वो नहीं है इसका। क्रिया समस्या समाधान की प्रक्रिया है, समस्या उत्पन्न चिंतन से ही होती है और उसका समाधान भी चिंतन के द्वारा ही होता है। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया है, बच्चों के सामने लक्ष्य निर्धारण जो होता है, एग्जाम को क्रैक करना है तो वो चिंतन के द्वारा ही उसका निर्धारण भी हो जाता है। कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल बढ़ा के पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, कौन सा नोट पढ़ना है, किसका ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है। लक्ष्य निर्धारण मध्यस्थता की प्रक्रिया है, एक दूसरे के बीच मध्यस्थता। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं चिंतन के द्वारा, बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें मैथमेटिकल कुछ पोर्शन है तो उसका संबंध उससे जोड़ करके, यानी चिंतन के द्वारा उसका संबंध वहाँ से जोड़ करके पढ़ लेते हैं। हम लोग भी पढ़ाते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से को रिलेट कर लेते हैं। संबंध स्थापित की प्रक्रिया है, संबंध भी इससे स्थापित होता है चिंतन के द्वारा। तो आंतरिक प्रक्रिया है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चिंतन आंतरिक प्रक्रिया है कि बाह्य प्रक्रिया है, तो चिंतन क्या है, आपकी आंतरिक प्रक्रिया है। संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया है, मतलब इसमें एनालिसिस वगैरह होती है। भाई संश्लेषण का मतलब कि एनालिसिस करना, किसी चीज़ के बारे में जो है जानना, विस्तृत रूप से जानना, विश्लेषण करना, उसको मतलब डिवाइड करके जानना जो है। तो इस तरीके से पूर्व अनुभव के आधार पर स्मृति की प्रक्रिया है। भाई पुराना अनुभव है, पहले का ज्ञान है, आप बच्चा कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में गया या 8th पास करके 9th में गया तो उसके सामने मैथ के कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो उससे संबंधित होंगे, तो वो अपने पूर्व अनुभव के ज्ञान के आधार पर उसको याद करके चिंतन करेगा। चिंतन में प्रतिमा आप देखेंगे, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिमा मीन्स बिंब होता है, वो भी ये शामिल होते हैं। प्रतीक सिंबल भी होते हैं, सिंबल देखते हैं, सिग्नल वगैरह देख करके बच्चा समझ जाता है कि गाड़ी आ रही है। संप्रत्यय कंसेप्ट, जो आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट क्लियर है, आपने गाय को देखा, गाय का रंग ऐसा है, फिर उसी अनुसार जो है आपने किसी और जानवर को देखा, ठीक है, घोड़े को देखा, तो ये कंसेप्ट आपके अंदर बन जाता है। चिंतन करते हैं आप तो ये गाय है, ये घोड़ा है, इस तरीके से। डायग्राम मतलब वही फिगर हो गया। भाषा तो चिंतन का आधार ही है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चिंतन का मूल आधार क्या है, तो उसे आप याद रखेंगे। चिंतन का, ये नोट में आप लिख लें, नोट में कि चिंतन का मूलाधार क्या है, भाषा है। अब हमने पढ़ाया था आपको कि भाषा कौशल में सुबोपलि में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो उसमें आपने देखा था कि जो सुनना होता है वो आधार होता है, भाई सुनेंगे तभी ना, और जो बोलना होता है वो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कौशल होता है कि नहीं, और जो पढ़ना होता है वो ज्ञान को प्राप्त करने वाला कौशल होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि मेरी भाषा कौशल में कौन सा कौशल जो है सबका आधार है सभी कौशलों का, तो सुनना। और किस कौशल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो बोलना, वाचन कौशल। और कौन सा कौशल जो है ज्ञान का आधार है, ज्ञान प्राप्त करने का आधार है, तो पढ़ना, नहीं पठन कौशल। तो खैर वो तो हमने बता दिया था आप लोगों को। तो इस तरीके से अब चिंतन की विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम लोग जानेंगे चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार
मुख्य रूप से आप देखेंगे चिंतन भी कई प्रकार से होते हैं। छोटे बालक जो चिंतन करते हैं, बड़े लोग चिंतन करते हैं, छोटी समस्याएं होती हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं। तो जैसी समस्याएं होंगी वैसे चिंतन भी होगा, है। जैसे मूढ़ चिंतन, अमूढ़ चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, है कि नहीं। और आपका पहला है चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो इसमें आप देखेंगे चिंतन के प्रकार, पहला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन। दूसरा संप्रत्यय या अमूर्त चिंतन, तीसरा सृजनात्मक या कल्पनात्मक चिंतन। अगला है तार्किक या विचारात्मक चिंतन। अगला है अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन। छठवां है अपसारी या आगमनात्मक चिंतन। सातवां है क्रांतिक चिंतन। आठवां आपका है जो है आलोचनात्मक चिंतन। तो इस तरीके से मुख्य रूप से प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन, संप्रत्यय या अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक या कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक या विचारात्मक चिंतन, अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन, अपसारी या आगमनात्मक चिंतन, क्रांतिक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है जानेंगे। तो पहला आपका है प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन। क्या है? प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन। ये आप इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रत्यक्ष बोधात्मक जो है निम्न स्तर का चिंतन होता है। किसका होता है? निम्न स्तर का चिंतन होता है। ये निम्न स्तर का चिंतन होता है और छोटे बच्चों में होता है। कहाँ होता है? इसे हम ऐसे कर देते हैं। अब इसके बारे में क्या होना, ये छोटे बच्चों में होता है। किसमें होता है? छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। और यह चिंतन जो है पशु और पक्षियों में भी होता है। पशु और पक्षियों में भी होता है। पक्षियों में होता है। ये मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति या बालक में होता है। मानसिक रूप से विकलांग बालक या व्यक्ति में। और अगर आता है कि पागल व्यक्ति या बालक में भी होता है। पागल बालक या व्यक्ति में होता है। तो इस तरीके से
इसमें प्रत्यक्ष बोध करके बच्चा जो है प्रत्यक्ष बोध करता है। प्रत्यक्ष मतलब वो सामने दिखाई देता है, प्रत्यक्ष बोध होता है, प्रत्यक्ष बोध होता है। और इसमें वाक्यों और शब्दों का निर्माण नहीं होता है। वाक्यों यानी शब्दों और वाक्यों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसे आप देखेंगे निम्न स्तर का चिंतन है, छोटे बच्चों के लिए है, पशु और पक्षियों में भी होता है, मानसिक रूप से विकलांग बालक या व्यक्ति में होता है, पागल बालक या व्यक्ति में होता है, प्रत्यक्ष बोध होता है मतलब सामने दिखाई देता है, शब्दों और वाक्यों का निर्माण नहीं होता है। अब आप देखिए जैसे कि निम्न स्तर का चिंतन है छोटे बच्चों में, बच्चा पेन को देखा और वो समझ गया कि ये पेन है। बच्चा गृह कार्य बोलना नहीं जान रहा है, होमवर्क नहीं जान रहा है, लिखना या पढ़ना या बोलना नहीं जान रहा है, लेकिन टीचर को देखा तो वो जो है समझ जाएगा कि कल मेरे टीचर जो है मुझे होमवर्क दिए थे, आज आ रहे हैं तो होमवर्क चेक करेंगे। या आप देखें पशु और पक्षियों की बात आती है, कुत्ता है अपने मालिक को देखता है, पालतू कुत्ता है या घरेलू है या इस तरीके से थोड़ा बहुत टर्म गार्जियन से हो जाता है, बच्चों से बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहरी भी होते हैं, तो जब उसे देखते ही वो अपने पूंछ को हिलाने लगता है, उससे उसका लगता है कि जो है कोरिलेशन है। तो पक्षियों में आप देखें तोता वगैरह जो लोग पालते हैं तो उनको देखते ही वो आवाज़ को निकालने लगते हैं। और बहुत सारे जानवर गाय वगैरह हैं, बकरी वगैरह हैं, भैंस वगैरह हैं, तो देख करके अपने मालिक को बोलने लगती हैं। तो उनके अंदर जो है ये प्रत्यक्ष बोधात्मक या मूर्त चिंतन होता है। अगला हम लोग देखेंगे मूर्त चिंतन के बाद आता है अमूर्त चिंतन। कौन सा चिंतन आता है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन कौन सा चिंतन आता है? अमूर्त चिंतन। तो ये तो आपका मूर्त चिंतन हो गया, और फिर अब दूसरा है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन में आप देखें, अमूर्त चिंतन जो होता है, जैसे यहाँ देख लेते हैं, हम ऐसे बना देते हैं, आप लोग समझेंगे इसको। अमूर्त चिंतन ये तो हो गया अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जो होता है ये जो है प्रभावशाली चिंतन होता है, सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है, नहीं प्रभावशाली चिंतन होता है। प्रभावशाली चिंतन होता है, और इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। प्रयोग क्या होता है? प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें जो है शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है। शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है। ये आपका अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है और उसको जो है बच्चा सोच लेता है। जैसे उसके सामने कुत्ता आ गया, आ करके फिर वो चला गया, गार्जियन या अध्यापक को पूछ रहा है कि ये किस कलर का था, तो वो सोचता है अपने दिमाग में कि ब्लैक कलर का था, वो बता देगा कि काले कलर का है। तो इस तरीके से अमूर्त चिंतन प्रभावशाली होता है, इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग इसमें होता है। ये आपका जो है अमूर्त चिंतन हो गया। अगला है सृजनात्मक चिंतन। कौन सा है? सृजनात्मक चिंतन। कौन सा चिंतन है? सृजनात्मक चिंतन। और अगर क्वेश्चन आता है कि अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन में दोनों में तुलना कराया जाए तो कौन सा चिंतन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप बताएंगे अमूर्त चिंतन। ये यहीं से हम काट देते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। तो इसमें जो है कल्पनात्मक चिंतन में कल्पना करता है बच्चा। क्या करता है? कल्पना करता है, या सृजनशील वो जो है इसमें जो है कल्पना के आधार पे कल्पना करता है, नई चीज़ का, नई वस्तु की खोज करता है। फिर उसके बाद ये पुराने नियमों से जो है पुराने
नियमों से बंधा नहीं रहता है, बंधा नहीं रहता है, नहीं इसमें कोई ये नहीं रहता है कि वो कोई सृजनात्मक कर रहा है तो पुराने नियमों से वो बंधा रहेगा। और इसका प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक और जो है अन्वेषणकर्ता करते हैं। मनोवैज्ञानिक और खोजकर्ता लोग जो है, खोजकर्ता इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कल्पनात्मक चिंतन हो गया। अगला है आपका तार्किक चिंतन। कौन सा है ये? तार्किक चिंतन। हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तार्किक चिंतन। अब तार्किक चिंतन का जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली चिंतन है, और ये कठिन समस्याओं के समाधान के लिए इसका प्रयोग होता है। सबसे, ये आपका जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली है। ये कठिन समस्याओं के लिए, कठिन समस्याओं के निदान या निराकरण के लिए होता है। और ये तार्किक चिंतन केवल मनुष्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मनुष्यों द्वारा होता है। मनुष्यों द्वारा होता है, केवल मनुष्यों द्वारा होता है तार्किक चिंतन ये। और जॉन डीवी ने तार्किक चिंतन को, जॉन डीवी, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, किसने कहा था तार्किक? जॉन डीवी ने तार्किक चिंतन को, याद रखिएगा, तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा था। विचारात्मक चिंतन कहा था। ये किसने कहा था विचारात्मक चिंतन? जॉन डीवी ने कहा था। अगला है आपका अभिसारी चिंतन। कौन सा है? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन हम लोग देखेंगे। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि बच्चा किसी समस्या को केवल एक वे में सोचता है, एक ही दिशा में सोचता है। निगमनात्मक चिंतन कि बच्चा जो है किसी एक ही समस्या को एक ही दिशा में सोचता है। समस्या का समाधान एक दिशा में करता है, एक दिशा में करता है। और इसमें जो है समस्या के समाधान करने के लिए सृजनशीलता का उपयोग नहीं होता। समस्या समाधान में सृजनशीलता का प्रयोग नहीं होता है। समस्या समाधान में सृजनशीलता का प्रयोग नहीं होता है। और ये जैसे हमने बताया निगमनात्मक चिंतन नियम से उदाहरण की तरफ चलता है। तो ये अभिसारी चिंतन हो गया। या जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे 5 × 5 है 25। अब किसी का IQ निकालना है मान लीजिए, तो सीधा सीधा उसका मेंटल एज और क्रॉनिकल एज दिया रहेगा, यानी तो सीधा सीधा IQ = MA × CA। तो ये सीधा सीधा जो है एक ही फार्मूला केवल अपनाएगा। जब बच्चा एक ही दिशा में किसी समस्या का समाधान करेगा तो वहाँ जो है अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन का प्रयोग करेगा। अगला है अपसारी चिंतन। कौन सा है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन है आपका अपसारी चिंतन। अब अपसारी चिंतन जो होता है, इसमें जो आगमनात्मक चिंतन होता है, इसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई तरीके से बच्चा जो है, बालक जो है सोचता है। कई फार्मूले, कई तरीका, कई क्रियाएं, कई मेथड्स को वो अपनाता है। यानी समस्या समाधान के लिए जो है, समस्या
समाधान के लिए कई तरीके अपनाता है। ये थोड़ा थोड़ा केवल आप समझेंगे तो ये आपके समझ में आएगा। यानी कई दिशा में सोचता है, या इसको कहेंगे कई दिशा में वो सोचता है, कई तरीके अपनाता है समस्या समाधान के लिए, है कि नहीं। जैसे कोई फार्मूला है और ये थोड़ा बड़े लेवल का हो जाता है। अब जैसे आपका अभिसारी चिंतन था, ये बाल्यावस्था में है। अपसारी चिंतन है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये किशोरावस्था में हो जाता है। किसमें हो जाता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में का ये चिंतन हो जाता है। कई तरीके, यानी समस्याएं जो आती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वो कई जो है उपाय सोचता है, कई तरीके अपनाता है, कई प्रकार से चिंतन करता है। तो ये आपका अपसारी चिंतन। अगला था क्रांतिक चिंतन। क्या है? क्रांतिक चिंतन। ये क्रांतिक चिंतन। क्रांतिक चिंतन में क्या होता है कि बच्चा किसी समस्या के समाधान करने के लिए जो है संश्लेषण और कौशल युक्त मूल्यांकन करता है। क्या करता है? समस्या को समाधान करने के लिए जो है संश्लेषण और मतलब अब एनालिसिस करेगा, और उसके बाद जो है यह चिंतन जो है जैसे स्वनिर्देशित, अपने से स्वनियोजित, एक अपने से योजना बना करके, और स्व अनुशासित भी होता है। ये क्रांतिक चिंतन में क्या आता है कि क्रांतिक चिंतन जो है स्वनियोजित, स्व अनुशासित, स्वनियोजित और स्वनियोजित, स्वअनुशासित और जो है स्वविश्लेषित होता है। इस तरीके से, और वो बच्चा जो है विश्लेषण करके अपनी समस्या को स्वयं जो है सुलझाने का प्रयास करता है। और फिर अगला है आपका आलोचनात्मक चिंतन। कौन सा है? आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में देखेंगे कि बच्चा जो है किसी समस्या में को सॉल्व करने के लिए तुलना करता है। क्या करता है? तुलना करता है। तो उसमें भाई तुलना करने पे कोई पक्ष जो है पक्ष विपक्ष की बात आ जाती है, दो चीज़ें आ जाती हैं, कोई तो उसका जो है प्लस पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आपका ये चिंतन के प्रकार हो गया। फिर हम लोग जानेंगे चिंतन के सोपान। चिंतन के सोपान या तत्व। चिंतन के सोपान या तत्व। चिंतन के सोपान। चिंतन के सोपान सबसे पहले समस्या उत्पन्न करना। समस्या उत्पन्न करना। दूसरा है आंकड़ों का संग्रह करना। आंकड़ों का संग्रह करना। तीसरा है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना। अगला है आंकड़ों का संग्रह करना, निष्कर्ष करना, जांच करना। जांच करना। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, जैसे कि सोपान इसके कौन कौन से हैं। तो आप देखें भाई, समस्या जब आएगी तभी तो आप चिंतन करेंगे। ये भी एक जरूरी है कि समस्या, जैसे किसी ने कहा ना कि संगठन कैसे बनता है। संगठन कैसे बनता है भाई, सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं कि भाई संगठित होना चाहिए, लेकिन अब समस्या है कि संगठित कैसे हों हम। जब समस्या आती है तब संगठित होते हैं। जैसे कभी कभी आप देखें कि परिवार में माँ बाप हैं, दोनों लोगों में तनाव है, बोलाचाली नहीं है, कई दिनों से लोग आपस में तनाव बनाए हुए हैं। अब बच्चे के सामने जब कोई समस्या आ जाती है, जैसे मैं आप अपना उदाहरण बताऊं, मैं एक बार देखा मेरे बगल में ये लोग थे, तो वो दोनों लोग आपस में झगड़ा किए हुए थे, मतलब बड़े भाई लगते थे, बड़े भैया और भाभी, और उनके बच्चे को जो है सर्प काट लिया। और उसके बाद दोनों लोग जो है
भी एकदम एक हो गए। जैसे वो अब समस्या आ गई ना कि ले करके तुरंत फिर हम लोग भाग करके आए शहर में, जहाँ मतलब वो विष निवारक जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, जो सर्प निवारक, तो वहाँ लेकर के आए। और दोनों लोगों की जैसे समस्या आने पे जो संगठन भी हो जाता है और समस्या का समाधान होने के लिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लोग एक दूसरे से बिखरे भी होते हैं, बाढ़ आ गई पूरा गांव एक हो जाता है, किसी के यहाँ चोरी हो गई पूरा गांव एक संगठन बना लेता है कि भाई उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो समस्या आती है तो संगठन होता है, तो समस्या उत्पन्न होने के बाद जो है चिंतन होता है और चिंतन से समस्या का समाधान भी होता है। आंकड़ों का संग्रह करना, भाई सब पहले तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कोई समस्या मान लीजिए आपके घर की है या बाहर की है या विद्यालय की है या समाज की है, समस्या उत्पन्न हो गई, उसके बाद उसको खत्म करने के लिए क्या होता है कि आंकड़ों का संग्रह करते हैं हम, क्या क्या भाई कैसे इसका समस्या का समाधान होगा। जैसे अब परीक्षा ही देनी है आपको, तो उसके बारे में आप सोचेंगे कौन सी बुक्स एकत्रित करें, कौन सा नोट्स एकत्रित करें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, हैं। तो इस तरीके से आप बुक्स हैं, पेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम टेबल बनाएंगे, आंकड़ा करेंगे, फिर निष्कर्ष आप निकालेंगे। निष्कर्ष निकालने का मतलब कि हाँ ये सुबह उठ के पढ़ेंगे इतना घंटे, शाम को इतना घंटे, तो ये फ़ायदा होगा, उसका आप निष्कर्ष निकालेंगे, आउटपुट देखेंगे कि निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ ये सही पढ़ रहा है। जैसे 2 दिन सुबह उठ के पढ़े, आपको ज़्यादा लर्न हो गया, तो आप निष्कर्ष निकालें हाँ सुबह का पढ़ना ज़्यादा है, शाम में तो ज़्यादा शोरगुल होता है, दोपहर में भी समय नहीं मिल पाता, तो उसके हिसाब से आप एक निष्कर्ष निकालेंगे। फिर उसके बाद उसकी जाँच करेंगे। लास्ट में क्या करते हैं, जाँच। तो कोई भी जो है जांच करने का मतलब कि आप उसको देखेंगे कि उस कौन सा तरीका हमारा पढ़ने का या इस तरीके व्यवस्थित करने, जैसे होता है ना बहुत लोग इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, मोटिवेशनल वगैरह जो देखते हैं, तो उसमें जो है जो लोग कंपटीशन निकाल लेते हैं आईएएस वगैरह या सिविल सर्विसेज या इंजीनियर डॉक्टर जो भी, तो उनका देख करके मोटिवेट होते हैं। तो फिर उस तरीके से जो जाँच करेंगे आप अपने आप को कि हम किस जो तरीके से यहाँ तक पहुँचें। तो ये आपका टॉपिक रहा और इसमें और सिद्धांत इसके हैं और इसके साधन हैं और इसकी जो है ये बच्चों में विकसित करने की जो है विधियाँ हैं, कैसे चिंतन का विकास होगा। तो 2-3 टॉपिक और छूट रहा है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब वगैरह करें, तो भाई अच्छा रहेगा, मोटिवेट बढ़ेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।